नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। आइए देख लेते हैं कि मिड वीक में बुधवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सुस्त जरूर है, 40 अंकों की कमजोरी है, लेकिन बाकी जितने जगह पर देखें हम फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 93 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें, यहां पर भी ऑलमोस्ट 44-45 अंकों की कमजोरी है। लेकिन एशियन मार्केट्स में जापानीज मार्केट निके 600 अंक की मजबूती दिखा रहा है। बाकी सारे मार्केट्स मजबूती लेकर खुल रहे हैं। काफी उथल पुथल हमने कमोडिटी मार्केट में देखी। ब्रेंट, क्रूड और सोना ये सब अपने ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसलते नजर आए हैं। तो क्या एग्जैक्टली हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, अब कौन सा महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है जिस पर हमें रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। मिड वीक भी आ गया है और बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस हमें दिखा है ग्लोबल मार्केट में। क्या हुआ एग्जैक्टली और अब क्या होने वाला है? होने वाला तो आज फेड की पॉलिसी है। हालांकि पॉलिसी में कुछ नहीं होगा, बट उसके बाद क्या कुछ हो सकता है एनीबॉडीज गेस। बट अच्छी बात है कि बड़े इवेंट से पहले बाजार आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे बहुत भारी गिरावट हुई थी। पिछले 2-3 महीने, स्पेशली पिछले 2-3 हफ्ते बाजारों के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट फेड पॉलिसी है और उससे पहले आप देख रहे हैं कि बाजार 2 दिनों से थोड़े अच्छे मूड में आए हैं। आज सुबह भी अगर आप देखें, स्थिर संकेत आ रहे हैं, कुछ ज्यादा खराब नहीं है। हल्की नरमी आपको गिफ्ट निफ्टी में दिख रही है, थोड़ा नीचे आपको अमेरिकी फ्यूचर्स दिखेंगे, बट एशिया में मिला जुला कारोबार आपको होते हुए दिख रहा है। कल लगातार दूसरे दिन हमने अमेरिकी बाजार में खरीदारी देखी है, तो अच्छा एक्शन आपने आते हुए देखा है। डाउ करीब 125 अंक उछलकर 33,000 के ऊपर बंद हुआ, दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। शुरुआती सत्र में थोड़ी आपने गिरावट देखी, थोड़ी नरमी देखी, बट वहां से अच्छी रिकवरी हुई और 265 अंक सुधर कर दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते दिखा। तो अच्छा एक्शन, कॉन्फिडेंस वाला एक्शन देखा जाएगा। ब्रॉड बेस्ड खरीदारी थी, नास्डैक में अच्छी खरीदारी थी, S&P 500 ऊपर था, रसल 2000 ने आउट परफॉर्म किया, करीब 1% ऊपर था। तो अच्छा खासा एक्शन लगातार दूसरे दिन आपने अमेरिकी बाजारों में देखा। ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थी, थोड़ा नतीजों का भी रिएक्शन आपको आते हुए दिख रहा था। तो पिछले 2 दिनों से तो अमेरिकी बाजार आपको अच्छे मूड में दिख रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ये 2 दिन के रिबाउंड के बावजूद जो अक्टूबर का महीना था वो यूएस के बाजारों के लिए काफी खराब रहा। इनफैक्ट कोविड के बाद, यानी कि मार्च 2020 के बाद हमने देखा कि लगातार तीसरी मंथली गिरावट आपने यूएस के बाजारों में देखी है। तो जैन फेब मार्च 2020 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब लगातार 3 महीने मंथली गिरावट यूएस के बाजारों ने दिखाई थी। तो अक्टूबर की अगर आप बात करें, 1.5% नीचे डाउ बंद हुआ है, 2.25% नीचे S&P 500 था और नास्डैक में ज्यादा गिरावट थी, 0.25% का नीचे। और ये पिछले 2 दिन के रिबाउंड के बाद हम देख रहे हैं। अगर ये 2 दिन का रिबाउंड नहीं होता तो स्थिति और आपके लिए थोड़ी खराब होती। ऑफ कोर्स अब सबकी नजर आज की फेड पॉलिसी पर है। जहां तक पॉलिसी का सवाल है, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। 99% जानकार मान रहे हैं कि आज तो रेट्स नहीं बदलने वाले हैं। जो लेवल पर है 5.25 से 5.5% की रेंज, उसी में फेड रखेगा इन रेट्स पर। बट आगे का क्या? अब आगे के लिए संकेत थोड़े कंफ्यूजिंग हो चुके हैं, क्योंकि फेड अधिकारियों की तरफ से भी जितने भी पब्लिक भाषण आए हैं, इंक्लूडिंग पावेल साहब, वो थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। अब लग रहा है कि सारे फेड सदस्य सेम पेज पर नहीं है या सेम थिंकिंग पर नहीं है कि आगे की राह कैसी रहनी चाहिए। तो थोड़े अलग अलग संकेत आ रहे हैं। डेटा भी अगर आप देखें तो वैसा डेटा नहीं आ रहा है कि वो आपको एक ही तरह की फेड पॉलिसी दिखाए। जैसे कि महंगाई, अब महंगाई इशू है, बट ये लगातार गिर भी रही है। कोर महंगाई भी हमने देखा है, यहां पर भी आपको सॉफ्टनेस आती हुई दिख रही है, बट अभी भी फेड के टारगेट से ज्यादा है। तो क्या फेड अपना हॉकिश स्टांस मेंटेन करता है, अपनी टाइटनिंग मेंटेन करता है, या फिर एक्सेप्ट करता है कि हाँ धीरे धीरे महंगाई नीचे आ रही है? इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड ये लगातार बढ़ रही है। अक्टूबर के महीने में हमने देखा 16 साल में पहली बार 5% के ऊपर आपकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड जाती हुई दिखी। क्या यहां से ये थोड़ी कूल ऑफ होगी या इन्हीं लेवल्स पर बनी रहेगी? इसकी भी बाजार पर चिंता है, क्योंकि लिक्विडिटी टाइटनेस आ रही है वहां से। इसके अलावा यूएस की आर्थिक स्थिति ये काफी मजबूत है और जितना भी डेटा आया है, ज्यादातर डेटा मजबूती दिखा रहा है। तो इन सब फैक्टर्स के बीच में आगे की राह फेड की कैसी रह सकती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो कमेंट्री क्या आती है, आगे के प्रेडिक्शंस क्या आते हैं, वहां पर सबकी नजर है। आज देर रात करीब 12 साढ़े 12 हमारा टाइम ये फेड पॉलिसी आनी चाहिए और उसके बाद कल हमारे बाजार इस पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यूरोप देखें, यहां पर मिला जुला कारोबार था, बट यहां पर भी महंगाई गिरकर आपको आती हुई दिखी है। ईयू का इन्फ्लेशन 2.9% पर आया है, 2 साल के निचले स्तर पर इनका इन्फ्लेशन आपको आते दिख रहा है और उम्मीद से बेहतर ये आंकड़ा रहा है।
कमोडिटी बाजार में अच्छी बात है, लगातार दूसरे दिन आपने यहां पर प्रेशर देखा है। डॉलर इंडेक्स वापस रिबाउंड के साथ 106.50 के ऊपर गया है, बट कच्चा तेल 2 दिन में गिरकर करीब 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया। 2 दिन में करीब $6 की गिरावट आपने कच्चे तेल में देखी है, तो ये बढ़िया संकेत है। अक्टूबर के महीने में हमने गिरावट देखी है, करीब 10-11% कच्चा तेल लुढ़का है। अगस्त 2022 के बाद सबसे खराब मंथली प्रदर्शन था जहां तक कच्चे तेल का सवाल है, तो ये एक राहत की बात आ रही है। सोना अभी भी आपके लिए ऊपर बरकरार है, करीब $2000 के नीचे थोड़ा आया है, बट उन्हीं लेवल्स के आसपास एलिवेटेड लेवल्स के करीब आपको दिख रहा है। बेस मेटल्स में कल आपने थोड़ा करेक्शन जरूर आते हुए देखा है। तो ओवरऑल स्थिर संकेत आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आज की फेड पॉलिसी और आगे की कमेंट्री पर सबकी नजर है। चलिए, तो कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स रहेंगे जहां रहेगी नजर। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। मौजूदा ग्लोबल संकेत आज किस तरफ इशारा कर रहे हैं और रणनीति क्या अपनानी है, इन सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मॉर्निंग विदेशी बाजारों को जैसा प्रदर्शन रहा है और बाकी जितने डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, क्या लगता है सर, निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल संकेत तो खराब बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अमेरिका में फिर से तेजी का माहौल देखने को मिला है। फेड की अहम बैठक चली रही है और उससे पहले अमेरिकी बाजार लगातार 2 सेशन मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं। आपके कच्चे तेल के दाम भी थोड़े घटकर $85 के आसपास आए, वो भी हमारे लिए अच्छा संकेत है। हल्की फुल्की उछाल आपको डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में देखने को मिली है, बट ओवरऑल संकेत आप देखें तो मिले जुले और हल्के से पॉजिटिव साइड पे है। दिक्कत ये कि कल भारतीय बाजारों में ऊपरी स्रोत से जो करेक्शन हुआ है तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग शॉकिंग है, क्योंकि कल संकेत सारे बेहतर थे, फिर भी हमारे बाजार ऊपर टिक नहीं पाया। और उसकी वजह ये थी कि एफआईएस की बिकवाली का नंबर आता हुआ दिखा था परसों के सेशन का, लेकिन फॉर ए चेंज कल एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा बड़ा है नहीं और बाजार करेक्ट होता हुआ दिखा। तो ऐसे में मेरा ये समझना है कि आज अगर कमजोरी शुरुआत होती है भारतीय बाजारों की और गैप के साथ खुलते, तो वहां पर आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा। और खरीदारी के मौके कल के लोज लेवल के आसपास से शुरू होते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आज निफ्टी के लिए है, जिस रेंज में आपको खरीदारी करनी है, वो है 18,925 19,025। ये 100 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट है और इस रेंज में आराम से खरीदारी की है। ऊपरी स्तरों पर 19,125 19,225 ये 100 पॉइंट की रेंज है, जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से इंतजार करना है निचले स्तरों का। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। अब जो अगला मजबूत सपोर्ट है वो 43,300 43,500 की रेंज में है और ऊपरी स्तरों पर 43,150 43,350 ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी हल्की फुल्की रुकावट देख सकता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बायोनिक्स की स्ट्रेटेजी रखें, ऊपरी स्तरों पर जहाँ अच्छे लेवल मिले वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और वापस से निचले स्तरों का इंतजार करें खरीदारी करने के लिए। आज से कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज फिर से एक्शन रहने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। जी सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी वो रेंज है जिसको आपको फॉलो करके चलना है, लेकिन खबरों के दम पर दमदार एक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही नतीजे ढेरों आ चुके हैं और नतीजे आने भी वाले हैं। तो इन सब का हम एनालिसिस करेंगे और हमारे साथ अरमान आशीष कुशल इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है। अरमान, आपके साथ शुरुआत करेंगे, कौन कौन से नंबर्स आ चुके हैं, कैसे रहे? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें अब निफ्टी में भारतीय एयरटेल की अगर आप बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे अगर आप देखें, अगर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वहाँ पर तो स्टेबल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें आरपू इन लाइन आता हुआ दिखा है, आय लगभग 1.1% कम कराती हुई दिखी है। मार्जिन जो हैं 52.3% से इंप्रूव होकर 52.7% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप देखें 52.1% का था। और आरपू में लगभग 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, अनुमान 203 का ही था और आय भी 203 ही है। एलएनटी यहाँ पर जो हमारा एस्टीमेट था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं, बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 19% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स अगर आप देखें तो अनुमान 11% का था और 11.04 मतलब उसी के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी लगभग 45% के आसपास का आपको जो है उछाल दिखाएगा। हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक जो है वो भी रजिस्टर करते हुए दिखे हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आय लगभग 11% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 12.9% से इंप्रूव होकर 14.4% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप देखिए तो 13.7% का था। और मुनाफे की अगर आप बात करें तो वो लगभग 3% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है।
मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में लगभग 14% के आसपास की बढ़ोतरी है। नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट जो कि एपीई होता है वहाँ पर भी 41% की बढ़ोतरी है। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी वहाँ पर आपको 11.5% के आसपास की आपको बढ़त दिख रही है। और मार्जिन जो देखें वहाँ पर जो अनुमान मार्जिन वीएनबी मार्जिन का 30.1% का था पर आते 24% पर दिखे हैं 26.7% से गिरकर। नवीन फ्लोरिन यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 12.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करें तो 22.3% से गिरकर लगभग 21% पर आती हुई दिखी है। अनुमान हालांकि बढ़ने का था 24.7% का था, तो उस हिसाब से यहाँ पर अनुमान से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। JSPL यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे स्लाइटली थोड़े से नीचे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 9% गिरकर आई है। मार्जिन्स 14.3% से इंप्रूव होकर 18.7% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप देखें 19.3% का था। और मुनाफा 219 करोड़ से बढ़कर 1390 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अनुमान भी बढ़ने का था, लगभग 1100 करोड़ के आसपास का जो है अनुमान भी था। और अंत में बिरला सॉफ्ट की बात करें तो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। आय लगभग 4% के आसपास 3.7% बढ़कर आई है। अब डॉलर आय की बात करें वहां पर भी 3% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 13.6% से इंप्रूव होकर 14.2% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान अगर आप देखें तो 13.5% का था। तो कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स कल निकल कर आए एंड ऑफ कोर्स जब मार्केट्स खुलेंगे तो यहाँ रिएक्शन दिखेगा और आपको दमदार स्ट्रैटेजीज भी देखने को मिलेगी। लेकिन आज दो दिग्गज कंपनियां निफ्टी की हीरो मोटो और टाटा स्टील ये अपने नंबर्स जारी करने वाली हैं और कुशल आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशल, आपसे करते हैं शुरुआत। गाड़ी भगाएंगे हीरो मोटो की? बिल्कुल, बहुत ही शानदार भागने वाली है क्योंकि नंबर्स तो ऑफ कोर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस है ही। साथ ही अक्टूबर महीने का जो सेल्स डेटा है उसमें भी टू व्हीलर स्पेस में ये लीड कर सकता है। करीबन 23% की बढ़त का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। हालांकि नंबर्स के लिहाज से आप देखिए तो यहाँ पर आय में करीबन 2.5% की बढ़त के साथ 9,275 करोड़ पर रह सकती है। साथ ही कामकाजी मुनाफा कंपनी का 24% बढ़कर 1,290 करोड़ यह हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और मार्जिन्स भी आप देखिए तो 11.4% पिछले साल थी, इस बारी 13.9 ये एग्जैक्ट परसेंटेज है जो आ सकता है। लगभग 14% की मार्जिन हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, तो काफी अच्छी गैप अप आपको मार्जिन के लिहाज से हो सकता है। मुनाफा करीबन 37% बढ़कर 980 करोड़ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। रियलाइजेशंस में करीबन 3% की बढ़त की उम्मीद है। वॉल्यूम करीबन 0.8% घटता हुआ नजर आएगा। हालांकि आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की रियलाइजेशंस में बढ़त रहेगी और जो कीमत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो कमी आई है उससे इनको बड़ा फायदा मिल सकता है। अन्य आय 60% बढ़कर 150 करोड़ पर रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। एक्सपोर्ट्स और ग्रामीण मांग के आउटलुक पर नजर रहेगी और साथ ही नए प्रोडक्ट्स लॉन्च टाइमलाइन और अगर कोई नया ईवी प्रोडक्ट ये लेकर आ रहे हैं उस पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री पर फोकस रहेगा। ओके, चलिए, तो दमदार नंबर्स की एक्सपेक्टेशन हीरो मोटो से है। आशीष, क्या लगता है, आप यही एक्सुबरेंस शेयर करते हैं टाटा स्टील के केस में? कुछ और बात है? नहीं, हाँ, थोड़ी सी वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान जो है वॉल्यूम्स थोड़ी सी कम हुई है और खासतौर पर अगर आप देखें तो इनकी जो यूरोप इकाई है यहाँ पर प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। डोमेस्टिक तौर पर अगर आप देखें तो प्रदर्शन तो भी कंपेरेटिवली बेटर होगा, लेकिन क्योंकि नीदरलैंड्स के एक ब्लास्ट फर्नेस में थोड़े समय के लिए शटडाउन हुआ तो उसका इम्पैक्ट है पूरे वॉल्यूम्स पर। आय में देखिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि 7% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान जो थोड़े से कच्चे माल की लागत है वो कम हुई है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम्स घट गई, डिलीवरीज घट गई हैं, तो ये जो इम्पैक्ट है ये ऑफसेट हो गया। तो कामकाजी मुनाफा आपको करीब करीब 23% की गिरावट दिखा सकता है। मार्जिन में भी अगर आप देखें तो कमजोरी है, 10% से घटकर 8.3%। और मुनाफे के आंकड़े में भी अगर आप देखें तो कमजोरी काफी ज्यादा है, 80% तक की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यानी हर लिहाज से देखें तो टाटा स्टील कमजोर नतीजे आएंगे। तो कमजोर नतीजे टाटा स्टील के दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया कुशल, आशीष, वो पूरी डिटेल के लिए। अरमान, वापस आपके पास लौटते हैं। कौन कौन से नंबर्स और एंटिसिपेटेड और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? जी, कई सारे नतीजे हैं जिसमें निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, टाटा स्टील, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी कई सारे स्टॉक हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंद्रप्रस्थ गैस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आरईसी, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियां उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। ओरिएंट ग्रीन पावर, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ राइट इश्यू शेयर जो है उन जारी करने पर विचार किया जाएगा। सफारी इंडस्ट्रीज, नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। ऑटो सेल्स का अक्टूबर का डेटा आएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को इशू किए जाने वारंट की कीमत जो है तय करने के लिए बोर्ड बैठक है। गुजरात गैस, इंडस्ट्रियल गैस की बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। लिखिता इंफ्रा, इनका 20% का लॉक इन जो है वो ओपन होगा। पतंजलि फूड्स वो एएसएम सेगमेंट से बाहर आता हुआ दिखेगा। ब्लू जेट हेल्थ केयर, इनके आईपीओ की लिस्टिंग है। एक्स डेट है नेस्ले में, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 140 का।
आईपीओ अपडेट्स में, जिसमें सेलो वर्ल्ड आईपीओ जिनका डे 2 का अपडेट है, टोटल अगर आप देखें 1.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 100% पूरा, 1 गुना पूरा होता हुआ दिखा है। एनआईए का 4.4 टाइम्स और क्यूआई भी देखें 5%। होनासा की बात करें तो डे 1 का अपडेट है, टोटल 13% बढ़ा है। रिटेल का हिस्सा 34%, एनआईए 30% और क्यूआईबी की बात करें तो 10% बढ़ता हुआ दिखा है। अब खबरों पे, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स, जो सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है, विंडफॉल टैक्स में लगभग 750 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं। डीजल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स यहाँ पर भी बढ़ा है 4 लीटर से, अगर आप देखें 4 लीटर से घटाकर, यहाँ पर डीजल में विंडफॉल टैक्स में चेंज हुआ है, 4 लीटर से घटाकर 2 रुपये प्रति लीटर किया गया है। और यहाँ पर एटीएफ पर जो ड्यूटी है वो 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0 रुपये प्रति लीटर कर दी है। इंटरग्लोब एविएशन या फिर आप इंटरग्लोब, इन सभी पर आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि ओएमसीज ने घटाए हैं हवाई ईंधन के दाम। एटीएफ के दाम में रुपए लगभग 1074 जो है लगभग 1075 के आसपास किलो लीटर की कमी आती हुई दिखी है। रेस्टोरेंट स्टॉक्स पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ओएमसीज ने 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है बढ़ाए हैं। लुपिन लिमिटेड कंपनी को यूएस एफडीए से ईआईआर जो कि स्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो मिली है। इथोस लिमिटेड क्यूआईपी लॉन्च हुआ है जिसमें बोर्ड से फ्लोर प्राइस 1627 के आसपास का जो रखा गया है, अगर आप मौजूदा भाव से देखेंगे तो 1.7% डिस्काउंट पर है। जैगल प्रीपेड ओशन यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के साथ को ब्रांड करार किया है और कंपनी ने तोशिबा सॉफ्टवेयर इंडिया के साथ भी करार करते हुए दिखे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अगर आप देखें तो जो उनके प्रशांत जैन साहब हैं, जो सीईओ और एमडी, जॉइंट एमडी भी हैं, उन्होंने समय से पहले इस्तीफा दिया है और समय से पहले अगर आप देखें तो उन्होंने रिटायरमेंट के लिए जो है वहां पर दिया है। एनबीसीसी लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी को लगभग 101 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं। और अंत में आरसीएफ जो उनकी जेवी है कल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड में निवेश को लगभग 1184 करोड़ से बढ़ाकर 2170 करोड़ वो कर दिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद अरमान आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट भाविन शाह इस समय शो में शामिल हो रहे हैं। भाविन जी गुड मॉर्निंग, जरा बताइए इस मार्केट में आपकी बेस्ट पिक्स आज कहां से आ रही हैं? जी गुड मॉर्निंग नेहा जी। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ है पिछले 3-4 दिनों में और 2-3 लार्ज कैप स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। मेरी पहली पिक है टाइटन है। टाइटन 3190 के पास ट्रेड क्लोज दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये 2-3 दिन से बहुत ही अच्छा एक नीचे में बेस फॉर्मेशन हुआ है। बेस फॉर्मेशन के बाद एक फ्रेश मूव स्टार्ट हो रहा है टाइटन में। मेरे हिसाब से टाइटन में खरीदारी करके चलना चाहिए। एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, मोमेंटम बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ है टाइटन में। तो ऊपर में हमें 3300 तक के 300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस 3130 का लगाना चाहिए। और दूसरी पिक मेरी है वो है आरईसी। आरईसी में ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। मेरे हिसाब से 3 दिन से हायर हाइज बना रहा है और एक बाइंग अच्छा दिख रहा है उसमें। 287 के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है। 282 282 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से 300 रुपए के टारगेट के लिए हमें खरीद कर चलना चाहिए। दूसरे स्टॉक का जरा नाम बताइए एक बार। आरईसी। और आपने टारगेट क्या सजेस्ट किया इसमें? 300 रुपए का टारगेट है, 282 का स्टॉप लॉस है, 287 का क्लोजिंग है। और ये दोनों जो टाइटन और आरईसी आपने दिए ये छोटी अवधि के लिहाज से हैं? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच भाविन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टाइटन अच्छी सी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3300 तक का टारगेट आगे भी बनता दिख रहा है। करे खरीदारी 3130 के स्टॉप लॉस के साथ और आरईसी 300 तक का टारगेट छूने की तैयारी, छोटी अवधि की ये रिकमेंडेशंस आपके लिए। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज जी गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पर बता दीजिए, 2 दिन में 6% टूट गया है। अक्टूबर का परफॉर्मेंस कई महीनों में सबसे खराब रहा है, क्या करना है? बॉटम बन गया है, खरीदारी बनेगी यहाँ से? नमस्कार नया जी, मेरा मानना है कि अभी यहाँ 1-2 सेशन का और वेट करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से जो वॉर का रिस्क प्रीमियम ईज होता हुआ नजर आया है, साथ ही डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार मजबूती लौटी है और आज फेड मीटिंग के आउटकम्स भी आना है। तो यहाँ पे थोड़ा और डाउन साइड जो है वो देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं 78 से $80 प्रति बैरल के बीच में WTI में एक बॉटम जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। उसी लिहाज से अगर बात करें तो भारतीय बाजारों में 6600 के जो स्तर है वहां पे नजर रखना चाहिए। तो आज के लिए यहाँ पे बाइंग जो है वो अवॉइड करके चलना चाहिए। थोड़ा और डाउन साइड देखने को मिल सकता है।
तेल हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन नेचुरल गैस निकल गई है 300 के पार, 8% ऊपर बंद हुई है। क्या राय यहाँ बन रही है? नेचुरल गैस में कल एक अच्छा मूव जो है अपसाइड देखने को मिला था, लेकिन हमारा मानना है कि 308 के आसपास एक यहाँ रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। तो आज के सत्र में नेचुरल गैस में बाइंग की रणनीति नहीं रहेगी। हाँ, एक रिस्की बेट यहाँ पे ले सकते हैं। 306 के आसपास जो है बिकवाली की सलाह रहेगी। 314 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 292 का लेकर के चले। अच्छा, गोल्ड में क्या किया जाए? $2000 का एक की सपोर्ट लेवल था, उसके ऊपर अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था। अब ये जो नीचे स्लिपेज आया है, क्या ये खरीद का मौका है? बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे निचले स्तरों पर बाइंग का मौका है। एक जिस तरह से हमने कल डॉलर इंडेक्स में रिकवरी आते हुए देखी थी, उसके चलते एक मुनाफा वसूली हम कह सकते हैं वो देखने को मिली है। $1980 यहाँ पे सोने में अच्छे सपोर्ट हैं। तो अगर आज के सत्र में 60,700 के आसपास सोना मिलता है तो फिर बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 60,480 का एक स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य 61,100 का रहेगा। 61,100 का। सिल्वर में कोई बेट इस समय आपको दिख रही है, क्योंकि ये भी $23 के नीचे लुढ़की है? चांदी में भी यहाँ 22.50 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में और 71,000 भारतीय बाजारों में अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो चांदी में भी थोड़ा डिप्स यहाँ पे 71,100 के आसपास आता है, तो वहाँ भी बाइंग की सलाह रहेगी। 70,550 का स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य यहाँ पे 72,200 का रहेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन किन कमोडिटीज पे फोकस करना है। क्रूड को आज अवॉइड करें, नेचुरल गैस में एक रिस्की बेट है सेल की, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और सोना चांदी कुछ खरीदारी की रिकमेंडेशंस यहाँ जरूर आ रही है। बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। अरमान, बताइए कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर है? जी, कई सारे स्टॉक्स है जहां पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है। सबसे पहले भारतीय एयरटेल की अगर आप बात करें, वहां पर रिपोर्ट से CLSA की सबसे पहले बात करें तो वहां पर मेंटेन कर रहे हैं बाय को। टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1100 से बढ़ाकर थोड़ा सा ही बढ़ा रहे हैं, 1110 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 960 का। JP मॉर्गन वो मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को और टारगेट रख रहे हैं 785 का। अब LNT पर भी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो वहां पर उन्होंने मेंटेन रखा है ओवरवेट को, टारगेट रख रहा है 2935 का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखें तो उसके आसपास का ही है। जेफरीज की अगर आप बात करें तो वो मेंटेन बाय कर रहे हैं, टारगेट बढ़ा रहे हैं और अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, 3050 से बढ़ाकर 3400 का टारगेट कर रहे हैं। सिटी वो भी मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट उन्होंने रख रहे हैं 3550 का। मॉर्गन स्टैनली की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट 933 का रख रहे हैं, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखें तो 900 के आसपास का है। और जिंदाल स्टील एंड पावर, यहां पर भी 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। सबसे पहले सिटी की बात करें तो वो डाउनग्रेड कर रहे हैं बाय से सेल पर, और टारगेट जो है वो भी बड़ा कट कर रहे हैं, 810 से घटाकर 560 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट जो है 500 का कर रहे हैं। और अंत में मैक्वायरी की बात करें जिंदाल स्टील एंड पावर पर तो वो मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, पर टारगेट जो है वो भी घटा रहे हैं, 808 से घटाकर 772 का टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट अरमान, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ हम शो को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।